तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कौन सा नया हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे? फैसल वाडा ने हल्फ देने से इनकार कर दिया। कौन कौन जेल में ईद करेगा? बरनी साहब गिरफ्तार हो गए जबकि मीडिया अदालत में पहुंच गया। और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक छोटी बच्ची को जो पहले ही दिन स्कूल गई थी उसके साथ टीचर ने क्या सलूक किया, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास कौन सा हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे? एक हथियार तो सोशल मीडिया है, दूसरा हथियार जो है वो अमूदुर रहमान कमीशन है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसको सामने लाया जाए। अब जब ये अमूदुर रहमान कमीशन बना था उसमें सच्ची अच्छी और खरी बातें हैं और इसको आज तक सामने नहीं लाया गया कि उसमें फ़ौज का क्या किरदार था, सियालकोट के इलाके भारत को कैसे दिए गए, हम वो जंग कैसे हारे, उसमें जमहूरियत जो थी वो हार गई, उसमें मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, वो बांग्लादेश बन गया और कौन कौन से लोग उसके कसूरवार थे। अगर एक ट्वीट करने के ऊपर और एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर लगाने पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बन रहा है या वो KPK को और किसी और को बांग्लादेश बनाना चाहता है, वो धमकी दे रहा है उसको डिलीट करो, तो आप तो वो कह रहे हैं कि अमूदुर रहमान कमीशन को सामने लेके आओ। उसके ऊपर तो सब लोग जानते हैं उसके अंदर क्या लिखा है और कौन कसूरवार है और कैसी चीज़ें थी, तो वो कौन भागा था, किसने क्या किया था। तब भी एक जनरल न्याजी थे और आज भी एक और न्याजी डटा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है और इससे कबल देखें तो मैं ये थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। इसके अंदर जो तहरीक इंसाफ का हथियार है वो ये है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का FIA के नोटिस पर जवाबी नोटिस भेजा गया और FIA से अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली है। इस ज़िमन में पहले लोगों को जनरल न्याजी के सरेंडर का इल्म था, इमरान पर गद्दारी का मुकदमा बनाओ ताकि पाकिस्तानियों को पता चले किस जनरल ने कितने गाँव बगैर मज़ामत के दुश्मन फ़ौज के हवाले किए थे। फिर देखें कि इससे कबल क्या होता था कि मैं आई विटनेस हूँ इन चीज़ों का कि पहले जो भी सियासी हुकूमत आती थी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन इमरान खान हो, इन्हें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ट्रोलिंग करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए बदनाम करते थे। यानी कि मतीउल्लाह जान को इमरान खान साहब के दौर में अगवा कर लिया और इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर आया। जब इमरान खान ने नोटिस लिया तो पता चला कि वह अफगानिस्तान के बॉर्डर से आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए मिले और ये बयान दिया गया कि हम किसी और को पकड़ना चाहते थे, लिहाजा किसी और को पकड़ के लेके आए। आज इमरान खान साहब का और PTI का सोशल मीडिया ये हथियार इतना मजबूत हो चुका है कि उनका जो भी प्रोपेगेंडा आता है उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, उनका कोई बस नहीं चलता। और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो भारी है, चूँकि ये हर चीज़ का काउंटर करते हैं और ये 5th जनरेशन वॉर इसको कह सकते हैं विद इन द पोलिटिकल पार्टीज और विद इन द पाकिस्तान की हद तक। तो हमने 5th जनरेशन वॉर की बातें तो सुनी थी, लेकिन आज के दौर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदा है या उसकी खूबियाँ और खामियाँ अवाम के सामने आई हैं या इमरान खान जिंदा है, उनकी अहमियत मौजूद है, तो उसकी वजह सोशल मीडिया का होना है। चूँकि अब यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बेबस, मजबूर और लाचार है और यही वजह है कि वो उसको बंद करना चाहते हैं। तो जब तक ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान सोशल मीडिया के जरिए हर एक चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं और उनकी तरफ से आने वाली अच्छी और बुरी चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, तो तब तक ये हथियार इस्तेमाल होता रहेगा और इस हथियार के ज़रिए ही ये जंग जो है वो लड़ी जाएगी और चीज़ों को एक्सपोज किया जाएगा। अब देखिए कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल बच क्यों ना सके और क्या हुआ। फैसल वाडा ने एक तो पहले बता दूं कि माफ़ी मांगने हल्फ देने से इनकार किया। नईम हैदर पंजोता को उसने कहा कि आप दिन को कहीं और होते हो तो रात को कहीं और होते हो। नईम हैदर पंजोता ने फैसल वाडा से कहा कि हमें पता है आप किसके तर्जमान हो और आपको कौन बेचता है और आप ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी जमात के उम्मीदवार नहीं थे, आप किसी और के उम्मीदवार थे, सेनेट के मेंबर आप कैसे बने। पहली बार फैसल वाडा को अगर कोई शख्स टकरा है तो वो नईम हैदर पंजोता है। उसने कहा मैं हल्फ देता हूँ, कलमा पढ़ के कुरान उठवा लो कि मैं किसी और को नहीं मिलता, मैं दिन और रात इमरान खान के साथ होता हूँ, मैं उनके साथ रहने वालों में से हूँ, 9 मई के बाद भी उनके साथ हूँ, उससे पहले भी उनके साथ था। आपकी तरह हम पैंतरे नहीं बदलते और किसी और के तर्जुमान बन के चीज़ें नहीं करते। तो अगर मैं हल्फ दे रहा हूँ या दे दिया है तुम भी हल्फ दो। तो उसके ऊपर फैसल वाडा साहब लड़खड़ा गए
اور کہا جی کہ نہیں میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی اور بالخصوص مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا، ان سے دنیا کا کوئی بھی سوال پوچھ لیں، معیشت کے اوپر بات کر لیں، چاند پہ کیسے جانا ہے، بھارتی امیتابھ بچن کے بارے میں پوچھ لیں، یعنی کہ کوئی دنیا کا سوال کریں یہ بولنا شروع ہو جائیں گے، ان کو سب پتہ ہے، یہ اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ ان کو ہر ایک سوال کا پتہ ہے، اور یہ تمام ڈگریاں ان کی جیب میں ہیں، اور آسکر ایوارڈ بھی انہی کو ملنے چاہیے، تو انہوں نے خاموش نہیں رہنا۔ تو ان کو اگر جواب دینا ہے تو ایسے طریقے سے دیا جائے جیسے نعیم حیدر پنچوتا نے ان کو چپ کروایا۔ وہیں پہ دیکھیں کہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کیوں نہ بچ سکے، اور عدالتیں جو ہیں وہ تگڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس ضمن میں فیصل واڈا توہین عدالت کیس 28 جون تک ملتوی، مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی کے باوجود کیس سے ڈسچارج ان کو نہیں کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے بہتر کنڈکٹ دکھانے کی ہدایت کی ہے، اور پریس کانفرنس کے ذریعے معافی بھی ہو سکتی ہے۔ فیصل واڈا کو دوبارہ مہلت 1 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ان کو لگتا تھا کہ جج ڈر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چیف جسٹس ہمارا جج بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، تو ہم جو مرضی بکواس کریں، ان کی پگڑیوں سے کھیلیں، ان کو لاتے ماریں، ان کو فٹ بال بنا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھائی جان وہ دور بدل گیا جب آپ ایسی چیزیں کرتے تھے اور اس کا اثر ہوتا تھا اور دھمکیاں دی جاتی تھی۔ اب جج بھی آگے سے اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو پوچھیں گے اور آپ کو اتنی کھلی لگام نہیں دیں گے کہ آپ جو ہیں وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ صنم جاوید کی مشکلات نہ ٹل سکیں، اور یہ خواتین جو ہیں بڑی تعداد میں اپنے خامند بچوں کو چھوڑ کے پھر سے جیل میں جو ہے وہ عید کریں گی، اور عدالتی ضمانت کے بعد جب آج صنم جاوید جیل سے نکلیں تو بھاری تعداد نے پھر پولیس نے ان کی گرفتاری ڈال دی، اور پولیس ان کو گرفتار کرنے پہنچ گئی۔ آخر کب تک یہ کھلواڑ کرو گے؟ تمہیں ذل شاہ کی بھی آ پڑے گی، ارشد شریف کی بھی پڑے گی، اور لوگوں کی بھی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے عمران خان کے اوپر حملہ کروایا، حملہ کرنے والا جیل سے ویڈیو لنک کے اوپر آ رہا ہے، جو زخمی ہوا جس پہ حملہ ہوا اس کو عدالت بار بار بلا رہے ہیں۔ پھر اسی عمران خان نے ہار نہ مانی، اس نے تمام لوگوں کے نام بتائے، پھر وہ زمان پارک میں رہا، وہاں آپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کا مہینہ آیا، عوام نے وہاں پہ عید سے پہلے عید کا سما لگا دیا، پھر وہ شخص عدالت میں گیا، عدالت کے شیشے توڑ کے آپ نے عمران خان کو کالر سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے گئے، 200 FIR اس کے اوپر کاٹی۔ پھر جس عدالت سے گرفتار کیا دوسری عدالت نے ویڈیو مانگنے کی کوشش کی تو آپ وہ ویڈیو چوری کر کے لے گئے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنا تھا، ڈال دیا، اٹک لے کے گئے، وہاں سے ڈیالہ لے آئے، بشرا بیگم کو گرفتار کیا، پھر بنی گالہ لے گئے، بنی گالہ سے یہ واحد خاتون ہے جو پھر سے ڈیالہ جیل میں آ گئی۔ آپ کو لگتا تھا کہ وہ چند دن بھی جیل میں نہیں گزارے گا، چند ہفتوں بعد مکر جائے گا، چند مہینوں کے بعد تو باہر جانے کی ضد کر لے گا، تو اس نے نہ تو نشہ اڑے آیا، نہ وہ ایسا کرتے تھے، نہ اس نے بیرونی دنیا کا کہا۔ وہ الٹا کہہ رہا ہے مجھے سائیکل دو، دے دیا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک اور کمرہ خالی کرو، مجھے پورا جم بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں باہر نہیں آنا چاہتا، میں اندر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے گلے پڑ گئی، اور عمران خان نہ ڈرا، نہ بکا، نہ جھکا، وہ قیام کر گیا، اور وہ قیام کرتا رہے گا۔ اور جب تک اس نے قیام کیا ہوا ہے، یہ ملک کی معیشت کیا، آپ کی حالت زار کیا، اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ عوام کو سمجھ ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہا ہے، آپ نے اپنی حیثیت گنوا دی ہے، جبکہ عمران خان کو اللہ نے مزید عزت دی ہے، اور عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ججز ایک عمران خان کے کھڑے ہونے کے بعد وہ بھی کھڑے ہوئے، عوام کے اندر شعور آ چکا، اور یہ چیزیں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ وہیں پر آپ جو ہیں خواتین کو جیلوں میں رکھا ہے، اور 10-12 دفعہ ضمانت ہو چکی ہے، آپ صنم جاوید کو نہیں چھوڑ رہے، رکھیں جیل میں، دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ الٹا اور بڑی لیڈر بنے گی، کبھی تو وہ باہر آئے گی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایک خاتون سے، ایک نوجوان لڑکی سے ڈرتے ہیں۔ کتنے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ عدلیہ کی زد میں آئے ہیں، اور اس حوالے سے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے بیانات چلانے والے 34 ٹی وی چینلز کو بھی عدالت نے نوٹسز جاری کیے اور کہا ہے کہ آپ جواب دیجئے کہ ہمارے خلاف، عدلیہ کے خلاف جو اس طرح کی پریس کانفرنس تھی، بیانات تھے، وہ آپ نے کیوں چلائے۔ سارم برنی جو ہیں وہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں، یہ ایک بڑی کہانی ہے، اس کے اوپر میں اکیلے سے ایک پروگرام بھی کروں گا اسپیشل، مگر اس سلسلے میں سنگین الزامات پر معروف سماجی کارکن سارم برنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ سماجی کارکن تھے تو انسانی سمگلنگ کی بات کیسے ہو سکتی ہے، اور معروف سماجی کارکن سارم برنی کو اینٹی ہیومن اینڈ
ट्रैफिकिंग पुलिस की जानिब से कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो FIA है उसके ज़राए के मुताबिक साम बर्नी को इंतहाई संगीन नोयत के इल्ज़ामात के पेश नज़र गिरफ्तार किया गया है। वो अमेरिका से वापस आए थे और ज़राए का कहना है कि काफ़ी अरसे से सारम बर्नी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। उन्हें अमेरिका से बजरिया फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया गया और FIA का कहना था मज़ीद कि समाजी कारकुन को FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम ने हिरासत में लिया है। उनसे मिलने के लिए कानूनी टीम FIA दफ्तर तक पहुँच गई है और सारम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात आयद हुए हैं। इतलात के मुताबिक अमेरिका की शिकायत पर बर्नी को गिरफ्तार किया गया। देखते हैं इनके साथ जो डेलीगेशन अमेरिका में जाते थे और चीज़ें होती थी, क्या ये उसमें शामिल हैं कि नहीं। चूँकि कराची के ठहरे समाजी काम भी करते थे, इनका आपस में कंपटीशन भी होता है, तो ये सच्चाई क्या है। उस्ताद जो है वो जलाद बन गया और ये बच्ची देखें कितनी मासूम है। ये शुरू के दिनों में पहली दफ़ा स्कूल में गई तो इस जानवर ने, इसको उस्ताद तो कम कहना चाहिए माजरत के साथ, इसने नीला बाट अबू बकर स्कूल में एक फ़ीमेल टीचर का मासूम बच्ची पर वाशियाना तशद्दुद और सबक याद न करने के जुर्म में मासूम बच्ची का मुंह तक जो है वो चेहरा ज़ख्मी कर दिया। जबकि हमारे नबी ने कहा कि चेहरा बेहतरीन एक खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने बनाई है तो इसके ऊपर थप्पड़ मत मारो। लेकिन इसने इतने इसको थप्पड़ मारे और पता नहीं किस किस तरीके से मारा, जिसके नतीजे में जो है ये बच्ची के चेहरे के ऊपर निशानात पड़ गए हैं। ये क्या पड़ेगी जिसकी ऊपर इस उम्र में एक उस्ताद जो कि रूहानी बाप की और वालदा की हैसियत रखती है या रखता है, तो वो अगर ऐसा सलूक करेगा तो फिर क्या होगा। या तो इस फीमेल टीचर की आपने खामन से नाचाकी थी, या इसको बच्ची की खूबसूरती पसंद नहीं आई, या कोई और नाचाकी थी जिसके बायस ऐसे किया। वरना किसी की महसूस करने की इस काम कर रही हो तो बच्चे फूल की मानद होते हैं और बच्चों से तो कहा गया मोहब्बत से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ। यकीनन इस फीमेल जो टीचर है इसके भी बच्चे होंगे, नहीं है तो कल हो जाएंगे, उसके भी और रिश्ते नाते होंगे, लेकिन इसने इस बच्ची के साथ ऐसा करके गलत किया और इस चीज़ के ऊपर यकीनन नोटिस लेना चाहिए ज़िम्मेदारान जो हैं। और आज भी छड़ी से और डांट से और थप्पड़ मार के पढ़ाने का जो रवाज है वो ख़त्म कीजिए। बच्चों से प्यार कीजिए, उन्हें अखलाक से मोहब्बत से पढ़ाइए ताकि बातें उनकी समझ में आ सकें, वो अच्छे इंसान बन के अच्छी तरबियत लेके निकलें, ना कि आप इतना मारें कि वो कल वहाँ से वहशी और दरिंदे बन के बाहर निकलें। आज जो कुछ आप इन बच्चों के साथ करेंगे, कल वो अब अगर टीचर बन गए तो यकीनन उन्होंने भी उन बच्चों के साथ ऐसा ही करना है। तो रीत बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। नए एपिसोड के साथ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।